गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो कि 4th में के होने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे कि मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। मेरा नाम शशांक है। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। नाउ हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो आज 4th मई का है उसमें से निकल के आता है यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे दो न्यूज आ गई। पहली आपकी EU विच इज योर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम GS2। दूसरी आ गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आ गई आपकी GS3, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं यूरोपियन यूनियन के बारे में। सो यहाँ पे कितने कंट्रीज होते हैं? नेम दिस इन द कमेंट सेक्शन। मैंने कई बार क्लास में आपको समझाया है इसमें कितने कंट्रीज होते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें कौन सा एक्ट आया और एक्ट के हिसाब से जो वहां की गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यूरोपियन यूनियन में उसको रेगुलेट क्यों करना है? वाई वी हैव टू रेगुलेट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट? एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज बिकम omnipresent, मतलब कि हर जगह उपस्थित होने वाली चीज, एंड देयर एल्गोरिथम्स, मतलब कि उसके नियम कानून, मोर एडवांस्ड, कैपेबल ऑफ performing a wide variety of tasks including voice assistance etc etc। now हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि आजकल जितने भी चीजें हैं जैसे कि कार हो गया, हमारा म्यूजिक हो गया, हमारी जो भी जैसे कि फोन भी हो गया, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें 80 to 85% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। नाउ हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर मैं बात करूं तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि साफ सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम इंसानों की जिंदगी को और आसान बना रहा है, बट उसी के साथ साथ इस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए ताकि ये हम पे ओवर पावर ना कर सके। ठीक है, मैन शुड रन दी मशीन, मशीन शुड नॉट रन दी मैन। ठीक है, हम देखते हैं। सो हाउ वॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट फॉर्म्ड? ये एक्ट कैसे बना हम देखते हैं। द लेजिस्लेशन, यहां पे यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। द लेजिस्लेशन वॉज ड्राफ्टेड इन 2021 with the aim of bringing transparency, trust and accountability to artificial intelligence and creating a framework to mitigate risks to safety, हेल्थ, फंडामेंटल राइट्स एसेट्रा एसेट्रा। मतलब कि मैं अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक मैं बात करूं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मोटिव है ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक अकाउंटेबिलिटी होना किसी भी सिस्टम में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क टू मिटिगेट रिस्क्स, मतलब कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जहां पे कि कैलकुलेटिव रिस्क हम ले सके। ओके, नाउ ये एम करता है टू एड्रेस एथिकल क्वेश्चंस एंड इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि एज पर एथिक्स हो और उनका इंप्लीमेंटेशन हो। ठीक है, इन वेरियस सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू फाइनेंस एंड एनर्जी, मतलब कि ये सारे सेक्टर्स में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, तो इसको गवर्न करने की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। व्हाट इफ, अगर क्या होगा हम इसको गवर्न नहीं करेंगे तो? हम जानते हैं कि आजकल के टेक साइबर वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना। ठीक है, हम जानते हैं कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, हम लोग आजकल ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे कि इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़्यादा है और उसको रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, सो यहां पे मैंने कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है, इसका व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। सो ये जो ड्राफ्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये ब्रॉडली डिफाइन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड with one or more of the techniques that can give for a set of human defined objectives and generates, ये generate करता है क्या क्या, content, predictions, recommendations और decisions। अब आप लोग ये देखिए कि ऐसी कोई चीज़ जो कि प्रिडिक्ट भी कर रही है, रेकमेंड भी कर रही है और डिसीजन लेने में भी हेल्प कर रही है, तो क्या हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि इसको गवर्न करना, इसको रेगुलेट करना किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? हम ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इसी का व्याख्या आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं, मैं आपको इसके बारे में एक के बाद एक समझाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है चैलेंजेस का बायोलॉजिकल लेवल। बायोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सो आप लोग जानते हैं कि हमने और आपने कोविड का दौर देखा। ठीक है, उसमें बहुत सारी जान और माल का नुकसान भी हुआ, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बायोलॉजिकल लेवल पर आके बहुत हार्म भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके एक बूंद खून से या आपके डीएनए से आपका ही सेम क्लोनिंग हो सकती है। साइंस आज के दौर में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपका सेम हूबहू एक रूप एक और यहां पे खड़ा हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर डीएनए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही जगह यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो बायोलॉजिकल लेवल पे क्लोनिंग भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक लेवल पे डेटा बायसनेस एंड कॉपीराइट। मैं अगर बात करूं जैसे कि चैट जीपीटी हो गया आपका, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया आपका ओपन एआई हो गया, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, हम लोग कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये अपने मन से आंसर देता है, नहीं है ऐसा। क्या होता है, होता ये है कि आप लोग क्वेश्चन डालते हैं चैट जीपीटी ओपन एआई में, वो जगह जगह वेबसाइट से कंटेंट लेकर फिर वो अपने आंसर को बड़ा करके और आपको देता है। सो वो जो जगह जगह से कंटेंट ले रहा है, क्या उस कंटेंट का चैट जीपीटी के पास कॉपीराइट है? पहला क्वेश्चन, अगर है तो वो कहाँ है? दूसरी बात, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि इस चीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन लेवल एथिक्स एंड डेटा प्रिवेसी। वंस अगेन, अगर किसी का भी कंटेंट है, किसी की भी वेबसाइट है, अगर वहां पे कुछ डेटा दिया हुआ है और कोई भी ह्यूमन जाके चैट जीपीटी के सेक्शन में कोई भी अगर प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न पूछने की वजह से चैट जीपीटी अपना कंटेंट उस वेबसाइट से लेकर आता है और उस वेबसाइट से कंटेंट लेके आने के बाद ये मालूम पड़ता है कि वहां पे डेटा प्रिवेसी का ब्रीच हुआ है, मतलब कि वहां पे
राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हुआ है। राइट टू प्राइवेसी से याद आया एक केस है जो कि के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी केस, जहां पे कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया है। ठीक है, सो ये चीज राइट टू प्राइवेसी तक पहुंच गई है, तो क्या अब आपको ये चीज नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें रेगुलेट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज लॉ एंड स्टैंड। इंडिया का जो कानून है वो क्या कहता है? तो आज के डेट तक ये अभी भी स्टिल इट इज अंडर प्रोसेस। अभी भी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो पास तो हो गया है बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी। सो हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। ठीक है, फ्यूचर स्किल्स, अब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सो आने वाले टाइम में जो सरकार है या फिर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो स्पेशल कोर्सेज का डिमांड भी कर सकती हैं एआई को देखते हुए, क्योंकि एआई एक इतना इतना पावरफुल टूल है ये कि आने वाले टाइम में इसका बहुत यूज़ होगा हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, या आपका क्लाइमेट से कुछ हो गया, लिंक हो गया। ठीक है, मौसम विभाग का जो विभाग है उसमें कुछ बातें हैं, वहाँ से हमें कुछ अगर डेटा को फाइंड करना है, इन सब के लिए एआई का बहुत बड़ा यूज़ है। सो इट कैन एक्ट एज अ फ्रेंड if it is used in a positive way, and it can act as a foe as well. ठीक है, सो आने वाले टाइम में स्पेशल कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। एंड एजुकेशन सिस्टम, एआई स्टडी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी है वो फ्यूचर डिमांड में बहुत इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में वो क्या एम कर रहा है? वो एम कर रहा है टू स्ट्रेंथन द यूरोप्स पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। मतलब कि जो यूरोप है उसका जो स्थान है वर्ल्ड में वो सबसे टॉप पर रहे, फ्रॉम द लैब टू द मार्केट। बहुत अच्छी लाइन कही है, from lab to market, from labs to market। अब ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने कितना अच्छा स्टेप लिया। इस सिंगल स्टेप की वजह से जो कि वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले तो इसको रेगुलेट किया। रेगुलेट करने के बाद क्या हुआ कि अब यूरोप ये देख रहा है कि अपने वो लैब से मार्केट तक की जर्नी शुरू करने वाला है। सो इससे होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा इकोनॉमी में बदलाव। इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट करेगी। कैसे? क्योंकि और भी ज्यादा देश अब यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। क्यों? पहला रीजन, देयर इज अ प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकी जो पावर है बिटवीन वेरियस नेशन वो भी इंक्रीज करने की संभावना में होगी। सो आप लोग ये देखिए कि लैब से मार्केट तक की जर्नी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा योगदान है। सो इसीलिए इसको रेगुलेट करना इंडिया के लिए या फिर किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो यूरोप है उसमें 27 नेशंस होते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल सम इंडस्ट्री प्लेयर्स, कुछ संस्थाएं हैं जो कि इस चीज को वेलकम कर रहे हैं, दी लेजिस्लेशन, मतलब कि वहां का जो कानून पारित हुआ है, वहां का जो कानून है, ठीक है, उसको वो लोग वेलकम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और others have warned others have warned that broad and strict rules could stifle innovation, मतलब कि इतना ज्यादा अगर इनोवेशन होगा, इतनी ज्यादा अगर बढ़ोतरी होगी इस चीज में, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी एक खतरे का संकेत है। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंसानों को मशीन पर रूल करना चाहिए, ना कि उल्टा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल टूल निकल के आ रहा है कि ये इंसानों को भी ये कंट्रोल कर सकता है। सो वो ना हो, इसके लिए रूल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनी ऑफ द कंपनीज हैव रेज्ड, बहुत सारी कंपनीज ने इसकी ट्रांसपेरेंसी पर प्रश्न उठाए, इसके ट्रांसपेरेंसी पर प्रश्न उठाए, मतलब कि ये कितना ज्यादा लाभदायक है, ये कितना ज्यादा लाभदायक है एआई, और क्या ये सेफ है, क्या इसको यूज करना सेफ है। इन सब चीजों पे बहुत सारी कंपनीज ने क्वेश्चन भी उठाए, ठीक है। हम जानते हैं गाइज कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के साथ साथ हम लोग आज न्यू वॉरफेयर के एरा में रह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आज के डेट में अगर कहीं भी युद्ध का माहौल छिड़ता है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं आर्मीज हैं, आर्टिलरीज हैं, उनकी बंदूकें, तोपें, सब लोग आ जाएंगे सीमा पर, आ तो जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं छिड़ेगा। युद्ध सबसे पहले छिड़ता है साइबर सिक्योरिटी लेवल पर। सो आज के डेट में कोई भी देश अगर साइबर वर्ल्ड को रूल कर रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। कैसे, एक साइबर अटैक, छोटा सा साइबर अटैक किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक है। वो किसी भी देश का डेटाबेस पूरा हिलाकर रख सकता है, चाहे वो देश की इकोनॉमी हो, चाहे वो देश का कोई भी सेंसिटिव डेटा हो, ठीक है। इन सब के लिए जो वॉरफेयर है, जो नए नए आजकल टेक्निक्स का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो साइबर अटैक्स हैं, सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी देश का वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है कि तोप का जवाब तोप से होगा, नहीं, तोप का जवाब आजकल साइबर वर्ल्ड से होगा। डेटा, डेटा इज द न्यू गोल्ड, डेटा इज द न्यू गोल्ड इन दिस एरा, ठीक है। आज के डेट में जो डेटा है, जो जानकारियां हैं, वही आज के डेट में सोना है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रूल, अगर ऐसा होता है सो साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होंगे, जैसे कि रैंसमवेयर WannaCry, रैंसमवेयर हो गया आपका, रैंसमवेयर WannaCry, ये क्या है, ये एक तरह का आपका साइबर अटैक है जहां पे कि आपसे डेटा को वापस रिट्राइव करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर WannaCry अटैक। सो ये देखिए कि इतना पावरफुल है ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसको रेगुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों से ये मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू वॉरफेयर एरा में आप क्या कहना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सो आप ये चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आजकल के दौर में वॉर को देखा जाए तो वॉर ऐसे नहीं होती है कि तोप का जवाब तोप से होगा।
आजकल क्या देखा गया है, आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री सबसे पहले अपने जो एनिमी देश है उसको, उसके डेटा को सबसे पहले अटैक करना चाहती है। अगर उसने डेटा पे कंट्रोल पा लिया मतलब कि उसने पूरे कंट्री पे कंट्रोल पा लिया। बिकॉज आज के डेट में कोई भी देश डेटा ड्रिवन है, हर एक देश आज के डेट में डेटा ड्रिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, ये आपका GS2 में भी आ जाएगा एज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज यहाँ पे कोस्ट की बात हो रही है, और ये आपका GS3 में भी आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल कम इन बोथ। न्यूज़ क्या आ रही है, हमारे जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने फाउंडेशन ले किया है कोस्ट गार्ड हार्बर इन मालदीव में। ठीक है, अब ये तो न्यूज़ हो गई। अब न्यूज़ से निकला हुआ कंटेंट हम देखते हैं, कंटेंट क्या कहता है। कोस्ट गार्ड, ठीक है, सो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आता है हमारी इंडियन नेवी, हमारी थल सेना। ठीक है, सो इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स, अगर मैं दोनों के फंक्शंस की बात करूं, सो जो इंडियन नेवी है, जो इंडियन नेवी है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड पेट्रोलिंग करती है, जिसको हम हाई सी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं मैप ड्रॉ करूं आप लोगों के सामने, सो ये कुछ हो गया आपके सामने इंडिया का मैप। ठीक है, सो मान लेते हैं कि यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स है। सो ये जो एरिया है यहां तक है आपका 200 नॉटिकल माइल्स। अब इस एरिया में, इस वाले एरिया में जो भी आपका पेट्रोलिंग होगा वो कौन करेगा, वो बेसिकली आपका कोस्ट गार्ड करेगा, कोस्टल गार्ड्स। ठीक है, सो यहां पे आपका कोस्टल गार्ड पेट्रोलिंग करेगा, और इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी ये रूल कह रही है। ठीक है, सो इसमें ये चीज कही गई है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का वो स्पेशल, आई एम सॉरी, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। सो दोनों जो मिनिस्टर्स हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी और जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं वो भी, उन दोनों ने ये चीज़ इंपॉर्टेंस दिखाई, इन लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दिखाई, क्या, पीस के ऊपर, पीस, शांति, स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इन द रीजन एंड रिकॉग्नाइज्ड दे देन टू वर्क टुगेदर, मतलब कि पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में दोनों देशों ने मिलकर अपनी इंपॉर्टेंस को व्यक्त किया, और ये जानने को मिला कि ठीक है हम दोनों मिलके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी वाले एरियाज में अपना पेट्रोलिंग और अच्छे से करेंगे, ताकि यहाँ पर पीस रह सके, स्टेबिलिटी रह सके और सिक्योरिटी रह सके। ठीक है, they underscore the importance of respecting international law and rule based international order, मतलब कि UN क्लॉज, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, सो इस चीज को दोनों ही नेशन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ आप लोग ये की पॉइंट्स हैं, अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो कॉपी कर सकता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया आपका, GS 2 ज्योग्राफी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग क्या कहता है भाई, देखते हैं। फोरकास्ट्स, उसने फोरकास्ट किया साइक्लोन को इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। अब तो ये न्यूज बन गई, ठीक है। कितना पानी आया, कितने स्पीड से आया, किस किस लोकेशन पर आया, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, ठीक है। टाइम सेव हो अपना तुम लोग। सो टाइम सेव करने के लिए कंटेंट पे ध्यान देते हैं। सो पहला कंटेंट है साइक्लोन, इसके बारे में जानेंगे। बे ऑफ बंगाल, इसके बारे में जानेंगे, क्यों यहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी, क्यों यहाँ पे ज्यादा लैंडफॉल के चांसेस देखे गए हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी, ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि अ लो प्रेशर एरिया इज यूजुअली अ प्रीकर्सर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। किसी भी रीजन में अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका ये इंडियन रीजन हो गया, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अरेबियन सी का रीजन, ये हो गया बे ऑफ बंगाल का रीजन, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, सो कहीं भी अगर लो प्रेशर बनता है, किसी भी रीजन में लो प्रेशर बनता है, सो वहां पे साइक्लोन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि देयर शुड बी, मतलब कि वहां पे लो प्रेशर होना चाहिए साइक्लोन के बनने के लिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि, एक सेकेंड, जो भारतीय मौसम विभाग है उसने 5 कैटेगरीज में साइक्लोन को डिफाइन किया है, 5 कैटेगरीज में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है वो। सो सबसे पहला वीक साइक्लोन। अगर बात करूं वीक साइक्लोन की, जो कमजोर साइक्लोन होते हैं वो कितने स्पीड पे होते हैं, वो होते हैं आपके 65 से लेकर 68 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं हम सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी साइक्लोन अगर आपका 222 किलोमीटर 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। एंड अ सीवियर साइक्लोन, अगर मैं सीवियर साइक्लोन की बात करूं, सीवियर साइक्लोन, सो ये जो होता है आपका, ये होता है 89 टू 117 किलोमीटर्स पर आवर पे, ठीक है, ये इतने पे होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इस रेंज में कौन सा साइक्लोन डेवलप होता है वो बताइए। सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ जो इस साल साइक्लोन बन रहा है, ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म दिस ईयर। 2023 का ये सबसे पहला साइक्लोन है भाई, देख लो, ठीक है, इस साल का पहला तूफान है ये, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है मोका, नाम भी बिल्कुल ऐसा कि मन कर गया कॉफी पीने का। इसका नाम है मोका
ठीक है, नाम कहां से दिया गया है? नाम लिया गया है यमन ने ये नाम दिया है, यमन। ठीक है, आफ्टर द रेड सी पोर्ट सिटी फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके तहत हर एक साइक्लोन्स को नेम किया जाता है। ठीक है, और इस साल का जो साइक्लोन है वो यमन ने दिया है, नाम क्या है? मोका। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है कि मोका क्या है, ये बताइए। सो मोका इज अ साइक्लोन। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मोका क्या है? इट इज अ साइक्लोन। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, रिक्वायरमेंट क्या क्या है साइक्लोन के लिए। किसी भी साइक्लोन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ये होता है आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन। यहां पे बहुत शांति होती है। ठीक है, जितनी हलचलता आसपास होती है ना, उतनी ही शांति बीच में होती है। ठीक है, सो हमें साइक्लोन से ये चीज सीखना चाहिए कि हमारे आसपास चाहे जो भी हो रहा हो, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हो, हमें अपने अंदर हमेशा शांति कायम रखनी चाहिए। ठीक है, सो हम देखते हैं कि जो साइक्लोन है वो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाए, ठीक है, समुद्र का, तब जाके साइक्लोन की संभावना बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ अगर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि अगर हवा में नमी हो और 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, दोनों चीजें मिलने के बाद ये साइक्लोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रीजन्स ऑफ साइक्लोन क्या है, कौन कौन से रीजन्स हैं साइक्लोन के लिए। सो पहला रीजन है आपका अरेबियन सी, दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेश वाटर एट ईस्टर्न कोस्टल रीजन। जो भी फ्रेश वाटर है, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आप लोग का इंडिया का मैप है। सो यहां से जितनी भी रिवर्स आ रही हैं बे ऑफ बंगाल में, सो ये सारी रिवर्स फ्रेश वाटर है। ये सारी रिवर्स क्या है? दीज आर योर फ्रेश वाटर्स। ठीक है, और जब फ्रेश वाटर जब आके इंडियन ओशियन में आके जब मिल जाती हैं, तो हम लोग को ये मालूम है कि यहाँ पे जो पानी है ये खारा पानी है। दिस इज योर सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर। और जब ये फ्रेश वाटर आके सेलाइन वाटर में मिल जाता है, फ्रेश वाटर आके सेलाइन वाटर में मिल जाता है, सो क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द सैलिनिटी, वो पानी कितना खारा है उसको कम कर देता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये चीज ना होती तो क्या होता, तो हम जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है। जैसे कि ये समुद्र है, सो इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हीट वेव्स आती हैं वो इन पे से आके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मतलब कि क्या, सिर्फ सरफेस पर ही हीट रहती है। जो भी पानी है, जो पानी का तापमान है, वो सिर्फ सरफेस पर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पानी खारा पानी है और जब इस पे सूरज की किरणें आती हैं तो ये रिफ्लेक्ट
कर जाती हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जितना भी नीचे, अब समुद्र के नीचे जितने भी आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां पे क्या होता है कि इन लोगों को, इन जीवों को वहां पे खाना पीना या जो भी इनकी लाइफस्टाइल है, इनके पास ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है। सो reflects the heat and could not absorb for marine life, ठीक है। अगर जितना ज्यादा ये रिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा ये हीट होगा, पहली बात। और हमको पता है कि जैसे ही ये 27 को टच करेगा वैसे ही यहाँ पे साइक्लोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे साइक्लोन के चांसेस बढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पे साइक्लोन आएगा। तो हम जानते हैं कि साइक्लोन टेंड्स टू मूव, ये मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स योर वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ही ये इंडियन कॉन्टिनेंट पे आएगा वैसे ही क्या होगा कि इट विल मेक अ लैंडफॉल। लैंडफॉल मतलब कि जब जमीन पर आके जब साइक्लोन रुक जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंडफॉल, ठीक है। लैंडफॉल करते ही इसकी जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और साइक्लोन लुप्त हो जाएगा। सो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है मॉइस्चर का होना किसी भी साइक्लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो सीजन है मेन हमारे इंडिया में वो मई जून में है, ठीक है, मई जून में है जहां पे कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैसिफिक ओशियंस में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं आपके सामने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करूं, एक कंसेप्ट और आप लोग को पढ़ाना है। देखिए जितना कम लैंड मास होगा, मतलब कि जितना ही कम आपका लैंड मास होगा, सो साइक्लोन टेंड्स टू मूव बाय विंड एंड मेक्स लैंडफॉल। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो गया आपका, यहाँ पे जाके आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि इस रीजन में यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर इंडो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइक्लोन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि लैंडफॉल जैसे ही इंडिया पे होगा या फिर किसी भी लैंड पे होगा किसी भी साइक्लोन का, सो उसकी पावर कम हो जाएगी अपने आप, ठीक है। सो साइक्लोन जो है वो लेस लैंड मास होने के कारण वो मूव करेगा, कहां से, पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन की तरफ, बाय विंड्स। हवाएं इसको पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन की तरफ पुश करेंगी, ठीक है। और तब जाके यहाँ पे इंटेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही एक रीजन है जो कि बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से ज्यादा प्रोनाउंस बनाता है। मतलब कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोनिक फॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। होती तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है यहाँ पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, वैसे ये जो साइक्लोन है ये भी खाना खाता है। इसका खाना क्या है, मॉइस्चर, नमी, ठीक है। जितना मॉइस्चर होगा उतनी तबाही होगी, ठीक है, जितना मॉइस्चर उतनी ही तबाही। एज इट मेक्स
लैंडफॉल, जैसे ही साइक्लोन लैंडफॉल पे आएगा वैसे ही ये लुप्त हो जाएगा। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन होता है वो 5 गुना ज्यादा प्रोनाउंस्ड है साइक्लोन फॉर्मेशन में अरेबियन सी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, मतलब कि यहां पे ज्यादा बनते हैं साइक्लोन्स इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि द सी सरफेस टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल इज हायर। यहां पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसी के कारण यहां पे बहुत साइक्लोन्स बनते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल रिलेशन से सो हमारे जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने बहुत सारी कन्वर्सेशन की है चाइना रशिया मिनिस्टर्स से। सो हम देखते हैं कि चाइनीज एंड रशियन मिनिस्टर से जो बातें की गई हैं उनका इम्पैक्ट जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उन पे क्या पड़ता है। सो सबसे पहला हम ये देखने की कोशिश करते हैं अबाउट SCO, अबाउट शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज बताइए कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। सो अगर मैं बात करूं करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, सो जैसे कि ये इंडिया का मैप हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे हो गया एशिया। सो अगर मैं बात करूं तो ये रीजन बेसिकली, ये पर्टिकुलर रीजन जिसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा रीजन जो आ रहा है। ठीक है, ये रीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, फिर आपका लॉजिस्टिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। तो हम लोग जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जैसे जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होगी सो क्या होगा, उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी जगह की, जैसे कि गोल्ड लेते हैं, गोल्ड हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सो इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये वाला रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये रिसोर्स रिच रीजन है। सो जाहिर सी बात है कोई भी देश इस पे अपना इंटरेस्ट शो करना चाहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, यहां पे एक तरह से पावर ब्लॉक डेवलप हो गया है, यहां पे पावर ब्लॉक डेवलप हुआ है। पावर ब्लॉक वो कैसे, समझाता हूं। वो ऐसे क्योंकि हम चाइना को देख रहे हैं कि चाइना का जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंडो पैसिफिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो वो एक तरह से यहाँ पे इस रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी पावर ब्लॉक को देखते हुए इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। काउंटर करने की ज़रूरत है तो क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का आने का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल आपका क्वाड हो गया, आप लोग का AUKUS हो गया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, UK जैसी कंट्रीज होती हैं, ये हो गई। ठीक है, सो हम ये देख रहे हैं कि ऑकस, क्वाड में कितने होते हैं मेंबर्स, क्वाड में 4 मेंबर्स होते हैं। पहला जापान, फिर दूसरा इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये 4 आपके देश होते हैं। ऑकस में क्या क्या होता है आपका,
अगर मैं ऑकस की बात करूं, ऑकस में आपके ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, ठीक है। सो क्वाड हो गया, AUKS हो गया, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज को निश्चित करने में हेल्प करते हैं कि यहाँ पे जो पावर ब्लॉक है वो स्टेबल रहे, मतलब कि यहाँ पे वन नेशन रूल ना आ जाए, यहाँ पे किसी की मोनोपोली ना हो जाए। इस चीज को निश्चित करने के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। यहां पे पावर वैक्यूम, पावर वैक्यूम मतलब कि अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट, वंस अगेन बहुत सारे देशों का यहां पे इंटरेस्ट है। सो एक तरह से ये रीजन बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया है। अगर किसी भी देश का इस पे कंट्रोल होगा सो वो देश प्रॉस्पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सो अल्टीमेटली ये एक तरह से पावर वैक्यूम बन जाता है इन इंडो पैसिफिक रीजन। सो मोर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड हियर एंड दे आर ट्राइंग, वह लोग कोशिश कर रहे हैं अपना मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ाने की। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि आज के दौर में कोई भी देश अगर मैरीटाइम डोमिनेंस को कंट्रोल में कर लेता है, अगर उसके पास थल सेना बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो किसी भी कंट्री को रूल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओशनिक रीजन है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करूं, यहां पे इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन हो गया, इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ से आपका हो गया शुरू इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ वाला, ठीक है, ये रीजन। सो यहाँ पे देखा गया कि पावर वैक्यूम है, ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज का यहाँ पे इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। अगर कोई भी देश यहाँ पे अपना डोमिनेंस बढ़ा ले सो वो देश बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर भी कर सकता है। क्यों? हमने अभी सीखा, ड्यू टू दी रिसोर्स अवेलेबिलिटी। यहाँ पे तेल की यहाँ पे बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, तेल हो गया, फिर आपका यहाँ पे सोना हो गया, फिर आपका यहाँ पे नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई हैं। सो जाहिर सी बात है कोई भी देश यहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी न्यूज आ रही है फ्रॉम योर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो कि आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से लिंक है, एनवायरमेंट, ठीक है, इसको हम देखते हैं। सो अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज टू कॉस्ट इंडिया 85.6 लाख करोड़ बाई 2030। मतलब कि अगर इंडिया क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करे सो इतना, कम से कम इतने की लागत आएगी। अब लागत आएगी, अब ये न्यूज़ है, ठीक है, बाकी सब कहानियां, कहानियों पे ना आ जाए कृपया, आप लोग न्यूज़ पे ध्यान दीजिए। सो कंटेंट निकल के आता है, ये देखिए 2030 तक भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कुल व्यय 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान दिया गया है। कौन कह रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि 2070 तक हम लोगों को नेट कार्बन एमिशन को अचीव करना है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश जितना ही
जितना ही एक कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। सो प्रोडक्शन का दर और एब्जॉर्प्शन का दर दोनों अगर सेम रहे सो उसको हम कहेंगे नेट कार्बन एमिशन। एक ऐसा ही एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था जहां पे लिखा था कि इन नेट कार्बन एमिशन देयर इज नो एमिशन एट ऑल ऑफ कार्बन। सो ये चीज फॉल्स है। नेट कार्बन एमिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि कार्बन का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, होगा लेकिन उतना ही वो एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं India's green financing requirement is estimated to be 2.5% of GDP annually till 2030 to address the infrastructure gap caused by climate change। मतलब कि 2030 तक, ठीक है, जो इंडिया का जो ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है वो एस्टिमेट किया गया है कितना, कम से कम 2.5% ऑफ जीडीपी हर साल 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो जो भारत है, भारत का जो स्थान है वो कम हो गया है। ठीक है, इन योर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक है, सो रैंक क्या है, रैंक है 161 आउट ऑफ 180 वी स्टूड एट 161। सो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है ऑन 3rd में। इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाई द यूनाइटेड जनरल असेंबली इन 1993। 2023 मार्क्स दी 30th एनिवर्सरी, जो इस साल मई 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, वो 30वीं इसकी वर्षगांठ थी। ठीक है, ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो क्वेश्चन निकल के आता है, व्हेन इज योर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? सो ऑन 3rd of May। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लूरलिस्टिक एंड फ्री प्रेस। मतलब किसी भी जर्नलिज्म को या फिर किसी भी प्रेस को, किसी भी मीडिया को कितनी ज़्यादा छूट है उसके देश में अपनी बातों को व्यक्त करने की, वो ये चीज़ बताती है आपकी इंडेक्स। वो बताती है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उस देश का क्या स्थान है। अगर मैं थीम की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो थीम इसका इस बार का था 2023 का, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये आपका इस साल का थीम बन गया। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क तो फ्री मिल जाएंगे आपको यहाँ से, क्योंकि हर साल कोई ना कोई पेपर में कोई ना कोई रैंकिंग पूछ जाती है, चाहे वो आपका वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स हो गया या फिर आपका वो चाहे हंगर इंडेक्स हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, और किसी को अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो वो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। मैं आप लोग के लिए कंटेंट बाइलिंगुअल लेके आ रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, जो भी इंग्लिश में लिखा है वो यहाँ पे शायद हिंदी में भी लिखा हुआ है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो ये स्कीम क्या कहती है? पहली बात तो ये देखते हैं कि स्कीम में है क्या, ये स्कीम कब आई। सो ये स्कीम 2021 में आई हुई थी। इसका एम क्या था? इसका मेन एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू प्रोवाइड
फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी स्टार्टअप्स, जितने भी मार्केट में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको ये स्कीम फंड कर रही थी। ठीक है, अभी आपका एपीएससी एग्जाम आने वाला है जुलाई में, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस स्टार्टअप्स, जितने भी नए नए स्टार्टअप्स निकल के इंडिया में आ रहे हैं उनको ये स्कीम फंड करती है। और ये क्रिएट किसने किया, ये बनाया किसने? सो DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया था ये। ठीक है, नाउ अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो कितना कितना फंड जाता है? सबसे पहली बात, ग्रांट्स अप टू ₹5 crores, ₹5 crores आर प्रोवाइडेड, दिया जाता है किसको? जो कि एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, जो कि इसके लिए एलिजिबल हो, which in turn provide grants to up to ₹20 lakhs to startups for validation and proof of concept, prototype development और product trials। मतलब कि 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का इसमें आपको जो स्टार्टअप की फंडिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा आ रहा है। अच्छा, ये टॉपिक आपका था लिंक टू योर इकोनॉमी, जो कि GS3 से लिंक है, GS3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा टॉपिक आ गया साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक। सो न्यूज आ रही है कि व्हाट आर लाइस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, लाइस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस ये क्या है? ये एक तरह से बैक्टीरिया है। ये क्या है गाइस? ये एक बैक्टीरिया है। अच्छा, मैं अगर बात करूं, बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। सो जो बैक्टीरिया है इसको कोई भी लिविंग होस्ट की जरूरत नहीं है, does not need लिविंग होस्ट। लिविंग होस्ट मतलब कि आप और मैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बैक्टीरिया फ्री स्टेट में भी एक्टिव रह सकता है। ठीक है, और उसी जगह हम देखें अबाउट वायरस। सो वायरस को इट नीड्स अ होस्ट टू सरवाइव। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस रेप्लिकेट्स, जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, वो कैसे करता है रेप्लिकेट? आई टेल यू। देखो, किसी भी वायरस का अगर हम देखें स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ फ्रेश एग्जांपल जो हम देखते आ रहे हैं आज तक, कोविड-19 का वायरस। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूं, सो ये आपका कोविड-19 का वायरस हो गया। ये इसके ऊपर आपकी स्पाइक्स प्रोटीन हो गई, स्पाइक्स प्रोटीन। ठीक है, जिनको हम एस प्रोटीन भी बोलते हैं, एस प्रोटीन। ठीक है, नाउ होता क्या है कि ये आपका कोविड का हो गया, ये आपका कोविड का हो गया वायरस। अब ह्यूमन सेल, बात करते हैं ह्यूमन सेल की। सो ये है आपका ह्यूमन सेल। इसमें अब क्या होता है? इसमें आपका होता है रिसेप्टर विच इज कॉल्ड ACE2 रिसेप्टर।
ACE2 रिसेप्टर। सो ये जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, बेसिकली ये रिसेप्टर जाके इस पे बाइंड कर जाता है। बाइंड करते ही, बिकॉज दिस इज एस प्रोटीन, बाइंड करते ही ये रेप्लिकेट करना शुरू करता है। मतलब कि अब ये वायरस यहां पे आ गया आपका, ठीक है। नाउ हम लोग के ह्यूमंस का बहुत सारे मिलियंस में है, सो दिस विल रेप्लिकेट इनटू 2 एंड 2 विल रेप्लिकेट इनटू 2 मोर, और ऐसे ही ये चेन चलती रहती है और जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करते रहता है, ठीक है। सो हमने ये चीज जाना कि वायरस को एक होस्ट चाहिए, एक बॉडी चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए वर्क करने के लिए। इसीलिए आपके जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें डेड वायरस, डेड वायरल है, किसका, कोविड का। मतलब कि कोविड को बिल्कुल भी इनएक्टिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया गया है और उसी को यूज किया गया है इन मेकिंग योर कोवैक्सीन। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा, सो आवर बॉडी विल क्रिएट एन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इट। हमारी जो बॉडी है वो एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी ताकि इस कोविड से वो लड़ सके, ठीक है। सो बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया को कोई भी होस्ट नहीं चाहिए, वो अपने आप में भी रह सकता है, ठीक है। जो वायरस है इसको कोई ना कोई चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज यूज मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज किया जाए। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। सो ये एक डायग्राम है, यू कैन हैव अ लुक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो टॉपिक था लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ये, ठीक है, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन दोनों में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एक में नहीं दोनों में, ठीक है। कॉमनली कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका मिट्टी में, मिट्टी में, पानी में और कुछ कुछ एनिमल्स में भी, ठीक है। एनिमल के जो इंटेस्टाइन होते हैं उनमें भी, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, ये बेसिकली फैलता है आपका खाने से, जो खाना आपका फर्मेंट हो गया है, जो खराब हो गया है, उससे फैलता है, ठीक है। और जो कि डेयरी होते हैं प्रोडक्ट्स, उनसे भी फैलता है। अब आप लोग ये देखिए कि जब ये बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट से फैलता है, सो जो हमारी डेयरी फार्मिंग है हमारी इंडिया की, वो कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है इस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वी आर दी वर्ल्ड्स लीडिंग नेशन एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डेयरीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, सॉइल में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है और एनिमल्स के जो इंटेस्टाइन है उनमें पाया जाता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। All right, so by this we come to the end of our current affairs session. आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक टू दिस वीडियो, गिव इट अ कमेंट, जो मैं आपको कमेंट कहता हूँ लिखने के लिए वो आप यहाँ पे लिखा कीजिए। इससे क्या होगा
किससे आपका और हमारा इंटरेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है, और हम फिर इससे आने वाले टाइम में आपके लिए कंटेंट और भी ज़्यादा लेकर आएंगे। सो ये था आज का कुछ टॉपिक आपका। हम लोग कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। कल हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, कल से हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होगा, उन सेशंस के एंड में मैं आप लोगों से प्रीवियस मंथली मैगजीन्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, उनके जो मंथली कंपाइलेशंस हैं, उनको मैं लेकर आपके सामने आऊँगा, ठीक है। हम लोग 2-3 मैगजीन्स ले लेंगे और उनको मैं कंपाइल करके आपके सामने लाऊंगा। सो अगर डेली बेसिस पे हम लोग अगर 2 टॉपिक भी ले लें, सो मंथ का कितना हो गया, मंथ का आपका 60 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। 60 टॉपिक आपका एक मंथ में हो गया, और अगर हम 12 से उसको देखें तो कितना होगा सोचो, तो 720 टॉपिक्स हो गए आपके, ठीक है। 720 टॉपिक आपके कहीं नहीं गए। सो अगर पूरे साल में आप लोग इतने टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं, सो आपका एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से हिट पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। सो कल से द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस को कवर हम करेंगे ही, साथ ही साथ एट द एंड ऑफ आवर स्लाइड्स हम लोग जो भी कंपाइलेशंस हैं वेरियस मैगजीन्स की, हम उनको लेकर आएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ योर्स।